नमस्कार। आज हम प्रेमचंद की एक बहुत ही मशहूर, बहुत ही जानी मानी कहानी पूस की रात, इसके कुछ खास हिस्सों पर बात करने वाले हैं। हाँ। इन हिस्सों में हम देखेंगे हल्कू नाम के एक गरीब किसान की कहानी, उसकी जिंदगी की बस एक रात, लेकिन उस एक रात में उसकी चिंताएं, उसकी मुश्किलें और वो जो कंपा देने वाली सर्दी है ना पूस की, उसमें उसका संघर्ष। तो आज हम ना इन हिस्सों को जरा करीब से देखेंगे। कहानी के पीछे के भाव क्या है, किरदार क्या सोच रहे हैं और हाँ, उस वक्त का समाज कैसा था, ये समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए उतरते हैं इस कहानी की गहराइयों में। कहानी की शुरुआत होती है, बड़ा ही टेंशन वाला माहौल है। हल्कू है, उसकी पत्नी मुन्नी है। हल्कू बताता है कि सहना मतलब जो महाजन है वो पैसे लेने आया है। हाँ। और घर में है सिर्फ 3 रुपए। और ये वो पैसे हैं जो हल्कू ने बड़ी मेहनत से मजदूरी करके जमा किए थे। किस लिए? एक कंबल खरीदने के लिए, क्योंकि पूस का महीना है और सर्दी जबरदस्त पड़ रही है। बिल्कुल। और यहीं से प्रेमचंद हमें फौरन उस कश्मकश में डाल देते हैं जो एक गरीब किसान की जिंदगी का शायद रोज का हिस्सा है। एक तरफ तो देखो समाज का दबाव है, कर्ज चुकाना है, महाजन दरवाजे पर खड़ा है, और दूसरी तरफ वो जानलेवा सर्दी है, उससे खुद को बचाना है, अपनी फसल को बचाना है, और उसके लिए वो कंबल चाहिए ही चाहिए। तो जरूरत और मजबूरी, इनके बीच वो फंसा हुआ है। और मुन्नी का गुस्सा, वो तो जैसे एकदम फूट पड़ता है। वो कहती है, भाई 3 ही रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आएगा, फिर ये माघ पूस की रात खेत में कैसे कटेगी। सही बात। उसका गुस्सा सिर्फ हल्कू पर नहीं है, वो पूरी व्यवस्था पर है। वो यहाँ तक कह देती है कि छोड़ो ये खेती बाड़ी, इससे अच्छा तो मजदूरी कर लो, दिन रात खपते रहो और मिलता क्या है, कुछ नहीं, सब कर्ज में चला जाता है। कम से कम मजदूरी करेंगे तो पेट भर रोटी तो मिलेगी, किसी की धौंस तो नहीं सहनी पड़ेगी। वो एकदम मना कर देती है, नहीं दूंगी पैसे। और वो जो कहती है ना मुन्नी, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। अरे ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये उस वक्त के लाखों किसानों की आवाज है, उनकी बेबसी, उनकी निराशा, एक थकान है इस लाइन में, किस्मत को कोसने वाली लाचारी है। लेकिन मजे की बात देखो, या शायद दुख की बात, जब हल्कू पूछता है तो क्या गाली खाऊं, बस मुन्नी का सारा गुस्सा, सारा विरोध जैसे हवा हो जाता है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। वो जानती है शायद कि कर्ज तो देना ही पड़ेगा, और महाजन की गालियां सुनना या उसका दबाव झेलना वो शायद ठंड से भी ज्यादा मुश्किल है उसके लिए। तो आखिर में वो मान जाती है, पैसे दे देती है। बिल्कुल। समाज का डर, शायद इज्जत का, बदनामी का डर कह लीजिए, वो शायद भूख और ठंड के डर से भी बड़ा था उस वक्त। गाली सुनना, सबके सामने बेइज्जत होना, मुन्नी को शायद ये गवारा नहीं था। तो जो असलियत है, जो कठोर यथार्थ है, उसके सामने उसका गुस्सा, उसके आदर्श सब पीछे रह जाते हैं। वो आले पर से रुपए उठाती है और हल्कू को दे देती है। ये एक तरह से हार मान लेना है उस कठोर सच्चाई के सामने। और हल्कू जब वो पैसे लेकर जाता है, प्रेमचंद लिखते हैं मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। क्या लाइन है, महसूस होता है वो दर्द। हाँ बिल्कुल। वो सिर्फ 3 रुपए नहीं थे, वो उसकी उम्मीद थी, ठंड से बचने की, रात में खेत की रखवाली करने की। ये एक तरह का बलिदान ही है उसका, अपनी सबसे जरूरी चीज को दे देना। इसके बाद कहानी हमें ले जाते हैं हल्कू के खेत में। पूस की अंधेरी रात, आसमान में तारे भी जैसे ठिठुर रहे हों। हल्कू खेत के किनारे है, ईख के सूखे पत्तों की एक छतरी सी बना रखी है उसने। उसके नीचे बांस की खटिया पर एक पुरानी चादर ओढ़े कांप रहा है। उफ। और यहाँ प्रेमचंद ने जो ठंड का माहौल बनाया ना, कमाल का है। ठंड सिर्फ मौसम नहीं रहती, वो जैसे एक दुश्मन बन जाती है, एक किरदार है कहानी का। हाँ। और हल्कू अकेला नहीं है इस दुश्मन के सामने। उसका वफादार कुत्ता है जबरा, वो भी खाट के नीचे दुबका हुआ है, ठंड से कूं कूं कर रहा है। दोनों जाग रहे हैं, सर्दी किसी को सोने नहीं दे रही। हल्कू और जबरा के बीच की वो बातचीत बड़ी मार्मिक है। हल्कू जबरा से कहता है, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? अरे कहा तो था घर में पुआल पर लेट रहे, तो यहाँ क्या लेने आ गया था? इसमें देखो शिकायत भी है, लेकिन अपनापन ज्यादा लगता है मुझे तो। हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है ये दोनों ही बातें हैं। एक तो वो सच में अकेला है उस भयानक रात में, तो जबरा ही उसका साथी है, उसका हमदर्द है। दूसरा शायद वो जो अपनी किस्मत पर गुस्सा है, जो बेबसी है, उसे निकालने का, जाहिर करने का बस यही एक तरीका है उसके पास। उस बेजुबान पर जबरा समझे ना समझे, हल्कू के लिए तो वो सुनने वाला कोई है वहाँ। सही बात है। और देखो जबरा भी कैसे चुप हो जाता है सुनकर, जैसे समझ गया हो कि मालिक परेशान है, उन्हें नींद नहीं आ रही। जानवरों की ये समझ भी ना कमाल होती है। फिर हल्कू ठंड भगाने के लिए चिलम पीता है, और तभी उसके मन में वो ख्याल आता है जो शायद हर गरीब के मन में कभी ना कभी आता ही होगा, मजदूरी हम करें, मजा दूसरे लूटे। बिल्कुल। वो अपनी उस फटी हुई चादर को देखता है और सोचता है अमीरों के लिहाफ कंबल के बारे में, जिनके पास शायद सर्दी भी आने से डरती होगी। हाँ, और ये सिर्फ जिस्म की ठंड नहीं है, ये एहसास है उस गहरी
सामाजिक खाई का, उस नाइंसाफी का दर्द है जो ठंड से ज्यादा चुभता है हल्कू को। उसे सिर्फ सर्दी नहीं सता रही, उसे ये भी सता रहा है कि उसकी मेहनत का कोई मोल नहीं है। ये सोचना कि उसकी जिंदगी की मुश्किलें दूसरों के आराम की बुनियाद पर टिकी हैं, ये बहुत कड़वा एहसास है। ये उसके अंदर एक गुस्सा, एक असंतोष भरता है। फिर ठंड जब और बढ़ती है, बर्दाश्त से बाहर होने लगती है, तो कहानी में एक ऐसा पल आता है जो दिल को छू जाता है एकदम। हल्कू धीरे से जबरा को उठाता है और अपनी गोद में सुला लेता है। हाँ। लेखक लिखते हैं कि कुत्ते के शरीर से गंध आ रही थी, पर हल्कू उसे चिपकाए हुए है और ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे ना मिला था। ये अजीब नहीं है? अजीब है, पर बहुत मानवीय भी है। इस एक पल में देखो कितनी बातें छुपी हैं। गरीबी, कष्ट, ये शायद इंसानी रिश्तों में जो गर्मी होती है ना, उसे कम कर देते हैं। तो हल्कू को वो गर्मी, वो अपनापन उस बेजुबान जानवर से मिल रहा है। प्रेमचंद लिखते हैं कि हल्कू की आत्मा में कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी। ये दिखाता है कि उसकी जरूरतें कितनी बुनियादी हो गई हैं। बस थोड़ी सी गर्मी, थोड़ा सा साथ। हाँ। ये वो रिश्ता है इंसान और जानवर के बीच का, जहाँ कोई ऊंच नीच नहीं, कोई भेदभाव नहीं, बिल्कुल निस्वार्थ। ये पल जैसे हल्कू की आत्मा को थोड़ी शांति देता है, एक सुकून देता है। और इसी शांति के बीच अचानक जबरा किसी जानवर की आहट पाता है और उठ खड़ा होता है, जैसे उसके अंदर कोई बिजली सी कौंध गई हो। हल्कू से रोकता भी है, पर वो कहाँ रुकने वाला, झपट कर बाहर आता है और भौंकने लगता है। खेत के चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता है। लेखक कहते हैं कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति ही उछल रहा था। ये भी बड़ा दिलचस्प मोड़ है। देखो, एक तरफ हल्कू है जो ठंड और निराशा से एकदम पस्त होता जा रहा है। हाँ। दूसरी तरफ जबरा है जो अपने मालिक के खेत की रक्षा के लिए एकदम मुस्तैद हो जाता है। उसमें एक नई जान आ जाती है। यहाँ कर्तव्य और मजबूरी का एक अजीब सा रिश्ता दिखता है ना? बिल्कुल। शायद प्रेमचंद ये दिखाना चाहते हैं कि वफादारी, कर्तव्य की भावना वो ठंड और मुश्किलों पर भारी पड़ सकती है। कम से कम जबरा के लिए तो यही सच है। लेकिन हल्कू की हालत वो तो बिगड़ती ही जा रही है। रात है कि कटने का नाम नहीं ले रही। हल्कू को लग रहा है जैसे खून जम गया है उसका। नसों में खून नहीं, बर्फ बह रही है। आसमान को देखता है, तारे अब भी वही हैं। रात अभी बहुत बाकी है। ऐसी ठंड में कैसे टिका रहेगा वो? मुश्किल है, बहुत मुश्किल। और इसी असहनीय हालत में वो एक फैसला करता है। पास में आम का बाग है, पतझड़ का मौसम है, तो पत्तियों का ढेर लगा हुआ है। वो सोचता है पत्तियां जमा करके अलाव जलाया जाए। ये भी आसान नहीं रहा होगा। अंधेरे में बाग में जाना, पता नहीं कोई जानवर हो, कोई देख ले, डर तो लगा होगा, पर अब बैठे रहना भी तो मौत को दावत देने जैसा था। बिल्कुल। तो वो हिम्मत करता है, पास के अरहर के खेत से कुछ पौधे उखाड़ता है, उनकी झाड़ू बनाता है, हाथ में एक सुलगता हुआ उपला लेता है और चल देता है बाग की तरफ। और जबरा वो भी दुम हिलाता हुआ उसके पीछे पीछे। उसका साथ होना भी हल्कू को थोड़ी हिम्मत देता होगा ना, है ना? यकीनन। बाग में पहुंचते हैं तो घोर अंधेरा है। हवा चल रही है सरसराती हुई, पेड़ों से ओस टपक रही है। माहौल थोड़ा डरावना भी है, लेकिन हल्कू जमीन पर आग रखकर पत्तियां बटोरना शुरू करता है। हाथ सुन्न हो रहे हैं, नंगे पैर जैसे गल रहे हैं, पर वो लगा हुआ है। एक बड़ा सा ढेर लगा देता है पत्तियों का, कोशिश है हालात पर काबू पाने की। और थोड़ी देर में आग जल उठती है, लपटें उठती हैं ऊपर तक। उस रोशनी में बाग के पेड़ और भी अजीब, रहस्यमयी लगते हैं। हल्कू अलाव के सामने बैठ जाता है, आग तापने लगता है, और यहाँ उसमें एक बदलाव आता है। हाँ। वो अकड़ जाती है थोड़ी। हाँ बिल्कुल, ये एक मनोवैज्ञानिक बदलाव है। आग की गर्मी से उसके शरीर में जैसे जान लौट आती है, और शायद उसके मन में भी। वो अपनी चादर उतार कर बगल में दबा लेता है, दोनों पैर फैला देता है, जैसे ठंड को चैलेंज कर रहा हो। ले अब कर ले जो करना है। हाँ। वो जो ठंड की असीम शक्ति उसे दबा रही थी ना, उस पर जैसे उसने एक पल के लिए जीत हासिल कर ली है। इस जीत का एक गरूर उसके चेहरे पर झलकता है। और फिर वो जबरा से पूछता है, क्यों जब्बर, अब तो ठंड नहीं लग रही ना? और फिर दोनों अलाव के ऊपर से कूदने का खेल खेलने लगते हैं। कमाल है। इतनी गंभीर, इतनी दर्दनाक स्थिति के बीच ये खेल, ये जिंदा दिली का सबूत है। वो छोटा सा खेल इतनी मुश्किल में भी जिंदगी की एक झलक है। बिल्कुल। ये पल बहुत छोटा है, क्षणिक है, पर बहुत मायने रखता है। ये दिखाता है कि इंसान चाहे कितनी भी मुश्किल में क्यों ना हो, वो खुशी के जिंदगी के छोटे छोटे पल ढूंढ ही लेता है। सही कहा। ये अलाव सिर्फ जिस्म को गर्मी नहीं दे रहा, ये हल्कू को दिमागी तौर पर भी एक राहत दे रहा है, एक स्फूर्ति दे रहा है। ये उसकी आत्मा का थोड़ी देर के लिए जाग उठना है। लेकिन ये खुशी, ये गर्मी ज्यादा देर टिकती नहीं। पत्तियां जल जाती हैं, बाग में फिर वही अंधेरा, वही ठंड लौट आती है। राख के नीचे बस थोड़ी सी आग दबी हुई है। हल्कू फिर चादर ओढ़ लेता है और गरम राख के पास बैठकर कोई गीत गुनगुनाने लगता है। शरीर में गर्मी तो आ गई थी, पर जैसे जैसे सर्दी फिर बढ़ती है, उस पर एक आलस सा छाने लगता है, एक थकान उसे घेर लेती है। और यही कहानी अपने सबसे अहम, सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंचती है। जबरा अचानक
अचानक जोर जोर से भौंककर खेत की तरफ भागता है। हाँ, हल्कू को आवाजें आती हैं, जानवरों के झुंड के खेत में घुसने की, दौड़ने की साफ सुनाई देती हैं। शायद नील गाय हैं। और फिर फसल के चरने की आवाज, चर चर। उफ, हल्कू का दिल बैठ गया होगा। पहले तो उसे यकीन ही नहीं होता। सोचता है अरे जबरा है तो खेत में कोई जानवर कैसे आ सकता है। वो आवाज भी लगाता है जबरा को, पर जबरा तो बस भौंकता रहता है, वापस नहीं आता। अब हल्कू खुद को धोखे में नहीं रख सकता। उसे पता चल गया है जानवर खेत चर रहे हैं। उसकी महीनों की मेहनत, उसकी सारी उम्मीदें सब बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन अपनी उस गर्म जगह से उठना, उस बर्फीली हवा में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना, ये उसे जहर जैसा लगता है। वो हिल नहीं पाता। वो कोशिश करता है, वैसे एक पक्का इरादा करके उठता है, 2-3 कदम चलता भी है, पर तभी हवा का एक ऐसा ठंडा चुभने वाला झोंका आता है जैसे किसी बिच्छू ने डंक मार दिया हो, कि वो फिर लौट आता है उसी बुझते हुए अलाव के पास और राख कुरेद कर अपने ठंडे जिस्म को गरमाने लगता है। वो कोशिश करता है पर ठंड जैसे उसे जकड़ लेती है। ये सिर्फ शारीरिक जकड़न है या कुछ और भी है यहाँ? ये बहुत गहरा सवाल है। हाँ, यकीनन ठंड बहुत ज्यादा है, इतनी कि शरीर जवाब दे जाए। लेकिन क्या सिर्फ यही वजह है? मुझे लगता है ये जो अकर्मण्यता है ना, जैसा प्रेमचंद कहते हैं, ये सिर्फ ठंड का नतीजा नहीं है। ये शायद उस चरम हताशा, उस गहरी निराशा का नतीजा है जो उसके अंदर घर कर गई है। ये शायद उस पूरी व्यवस्था के खिलाफ एक मौन, एक निष्क्रिय विद्रोह है। क्या फायदा इस फसल को बचाने का? सोचता होगा वो, बच भी गई तो क्या महाजन ले जाएगा, लगान में चली जाएगी, मेरे हाथ तो खाली रहने हैं। हाँ, ये भी हो सकता है। तो शायद कहीं न कहीं उसका मन हार मान चुका है। वो रस्सियों की भांति जकड़ा हुआ महसूस करता है। ये रस्सियां सिर्फ ठंड की नहीं है, शायद उसकी निराशा की, उसकी लाचारी की भी रस्सियां हैं। ये बहुत दुखद है। एक किसान अपनी फसल को अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते हुए देख रहा है या सुन रहा है और कुछ कर नहीं पा रहा। जबरा अपना गला फाड़े डाल रहा है, नीलगायें खेत का सफाया कर रही हैं और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा है और फिर उसी राख के पास, उसी गर्म जमीन पर चादर ओढ़कर सो जाता है। ये सो जाना भी अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये एक तरह से हालात के सामने पूरी तरह सरेंडर कर देना है, हार मान लेना है, या शायद उस असहनीय हकीकत से बचने का एक तरीका। उसने लड़ने की कोशिश की थी, ठंड से भी और शायद अपनी किस्मत से भी, पर अंत में वो थक कर सो गया। सुबह होती है, धूप निकल आती है, हल्कू जागता है तो मुन्नी उसे जगा रही होती है। वो खेत से होकर आई है और जाहिर है बहुत गुस्से में है। कहती है, क्या आज सोते ही रहोगे? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। दोनों खेत की मेड़ पर खड़े हैं। सारा खेत रौंदा हुआ है, फसल बर्बाद हो चुकी है। जबरा भी मड़ैया के नीचे चित लेटा है, जैसे उसमें जान ही न बची हो। मुन्नी के चेहरे पर उदासी है, चिंता है। वो कहती है, अब मजदूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी। उसे आगे की चिंता है, पेट कैसे पलेगा, लगान कैसे चुकाएंगे। ये एक प्रैक्टिकल रिएक्शन है, एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। लेकिन हल्कू के चेहरे पर उदासी नहीं है, बल्कि एक अजीब सी खुशी है। उसका जवाब कहानी को एक बिल्कुल ही अनपेक्षित मोड़ दे देता है। वो खुश होकर कहता है, रात को ठंड में यहाँ सोना तो ना पड़ेगा। यही अंत इस कहानी को इतना शक्तिशाली बनाता है। अपनी पूरी मेहनत की बर्बादी पर उसे दुख नहीं हो रहा, वो राहत महसूस कर रहा है। ये राहत किस बात की है? हाँ, किस बात की? उस जानलेवा ठंड में रात भर खेत में ठिठुरने की जो भयानक पीड़ा थी, उससे मुक्ति पाने की राहत है ये। उसके लिए उस रात की ठंड का अनुभव फसल के नुकसान से भी ज्यादा बड़ा दुख था। ये दिखाता है कि गरीबी, प्रकृति का कहर और समाज की बेबसी, ये सब मिलकर इंसान को किस हद तक तोड़ सकते हैं कि वो अपनी तबाही में ही सुकून ढूंढने लगे। बिल्कुल। वो कंबल जो वो नहीं खरीद पाया था, उसकी कीमत उसे अपनी पूरी फसल देकर चुकानी पड़ी, और फिर भी वो राहत महसूस कर रहा है। क्यों? क्योंकि अब उसे उस ठंड का सामना नहीं करना पड़ेगा। सही कहा। तो पूस की रात के इन हिस्सों से हमने देखा कि प्रेमचंद ने कैसे एक साधारण से किसान की सिर्फ एक रात के जरिए उस दौर की कठोर सच्चाइयों को, इंसान की बेबसी को, प्रकृति की बेरहमी को और आखिर में जिंदगी की इस जद्दोजहद से पैदा हुई एक अजीब सी, एक दुखद संतुष्टि को दिखाया है। हाँ, ये कहानी सिर्फ हल्कू की नहीं है, ये उस समय के अनगिनत किसानों की कहानी है। उनका लगातार चलने वाला संघर्ष, वो कर्ज का जाल जो कभी खत्म नहीं होता, मौसम की मार और उसके सामने उनकी लाचारी, ये सबकी कहानी है। हल्कू की जो आखिरी प्रतिक्रिया है ना, वो हमें सोचने पर मजबूर करती है, उस पूरी व्यवस्था पर और इंसान की सहन शक्ति की हदों पर। तो यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं हम सब के लिए। क्या कभी कभी ऐसी स्थिति आ सकती है जब तबाही ही एक तरह की आजादी का एहसास दिलाए, खासकर तब जब जिंदगी खुद एक बोझ बन गई हो? इस पर सोचिएगा जरूर।